एडजस्टमेंट नंबर 14। बेड डेट्स रिकवर्ड। एडजस्टमेंट नंबर 14 हमारे पास है बेड डेट्स की रिकवरी को लेकर। देखिए कई बार क्या होता है कि हमने कुछ अमाउंट जो हमें डेटर्स से मिलना था और हमने उसे राइट ऑफ कर दिया एज अ बेड डेट्स, ये मानते हुए कि भैया अब उस व्यक्ति का आता पता नहीं है तो वो व्यक्ति अब हमें पैसे नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ कि अल्टीमेटली उस व्यक्ति का जमीर जाग गया और जो पैसा मैं डूबा हुआ मान चुका था वो मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ पैसा क्या दे दिया, उसमें से दे दिया। दैट विल बी कॉल्ड एज बेड डेट्स रिकवरी। मैं ऑलरेडी उसे बेड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर चुका हूं क्योंकि मुझे लगता था कि भैया अब ये व्यक्ति आकर मुझे पैसे नहीं देगा, बट लेकिन मेरे पास उस अमाउंट में से क्या हो गई, कुछ रिकवरी हो गई। तो कुछ ही अमाउंट नहीं हुई है, पूरे कुछ अमाउंट की नहीं पूरा हुई। कैसा भी हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, सम अमाउंट या पूरा अमाउंट भी हो सकता है। ओके सर। सर ये फिक्स नहीं होता कि मतलब क्या नाम है पूरा हो नहीं गया? नहीं, वो जितना उसका जमीर जागेगा उतना ही देगा वो पैसा। whenever entity receive amount which was written off as bad debts earlier. Entity receive an amount which was written off as bad debts earlier, known as recovery of bad debts। ठीक है, यानी वो अमाउंट जिसे आप राइट ऑफ कर चुके थे बेड डेट्स मानते हुए और अब वो अमाउंट आपको रिकवर हो गया तो इट विल बी नोन एज रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। अब अगर हमें ये पैसा मिला है तो हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? चूंकि पैसा मिला तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, आपको जितना भी पैसा मिला वो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एक नया अकाउंट खोल दिया जाता है। बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, जितना भी पैसा सामने वाले ने आकर आपको दिया आप इमीडिएटली क्या करोगे, एक नए अकाउंट को ओपन कर दोगे, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये पैसा मिलना बेसिकली आपकी एक इनकम हो गई क्योंकि आपने पहले बेड डेट्स का लॉस बुक किया था तो उसको डेबिट कर दिया था। अब आपको जब कुछ पैसा मिल गया उसी माल के बेचे जाने के रेस्पेक्ट में तो आप उसे क्या करोगे, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। तो दूसरी एंट्री बनेगी बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, हम इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, सिंपली अगर आप ट्रीटमेंट देखोगे तो आपका ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक तो ये एज एन इनकम पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दूसरा आपका जो कैश बैलेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। बेड डेट्स रिकवरी should be shown as income on credit side of P&L. इसे एक इनकम मानते हुए हम क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा एडेड टू कैश या बैंक बैलेंस। क्योंकि आपको पैसा मिला है, तो पैसा मिला है तो आपका जो बैंक बैलेंस है या आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एडजस्टमेंट है बेड डेट्स रिकवरी का, कि भाई अगर आपने कोई भी अमाउंट जो एज अ बेड डेट्स राइट ऑफ कर दिया है अर्लियर, और अगर अब आपको उसमें से कोई अमाउंट क्या हो गया है, रिकवर हो गया है, तो वो हमारा जो बेड डेट्स रिकवरी है, वो बेड डेट्स रिकवरी हम एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह से ट्रीट करते हैं, और हम उसे अपने पी&एल अकाउंट में ले जाएंगे। ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 14। सर 15 तक लास्ट की 16 है बस, सेकंड लास्ट, एडजस्टमेंट नंबर 15। मैनेजर्स कमीशन, commission based on profits, commission based on profits। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैनेजर्स कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। देखिए हमारे बिजनेस में कई बार हम क्या करते हैं, अपने यहां पर मैनेजर अपॉइंट्स करते हैं, और उस मैनेजर को ये बोलते हैं कि भाई तू जितना एफर्ट लगाएगा और जितने ज्यादा प्रॉफिट तू हमारे लिए जनरेट करेगा, हम तुझे उस प्रॉफिट पर बेस्ड क्या दे देंगे, एक कमीशन दे देंगे। यानी प्रॉफिट जितना आएगा उस प्रॉफिट पर तुझे हम 4%, उस प्रॉफिट पर हम तुझे 2% क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। तो बात आ रही है मैनेजर्स कमीशन, जो कि किस पर बेस्ड है, आपका प्रॉफिट पर बेस्ड है। सर हाँ जी बोलो। सर आपने यहाँ से स्टार्ट करवाया है नहीं, ऊपर से? ऊपर से, हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 14 से, बिल्कुल ये वाला। अच्छा ओके सर। आइए लिखेंगे, sometimes business
has to pay sometimes business has to pay commission to its managers which is based on प्रॉफिट्स। बिजनेस को अपने मैनेजर्स को कमीशन देने रहते हैं और ये कमीशन किस पर बेस्ड होते हैं? प्रॉफिट्स पर बेस्ड होते हैं। मैनेजर्स कमीशन can be based on A, can be based on A net profit before charging, net profit before charging such commission. मैनेजर कमीशन बेस्ड हो सकता है उस नेट प्रॉफिट पर जो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब हुआ कि उस कमीशन को देने से पहले आप अपने प्रॉफिट निकालो, आपके पास जो भी प्रॉफिट आएंगे उस प्रॉफिट पर आप क्या निकाल देना? मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर देना। और बी, मैनेजर का कमीशन बेस्ड हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये लीजिए, मैनेजर का कमीशन बेस्ड हो सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब अगर कमीशन इस पर बेस्ड है तो हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला, चूंकि अभी तक हमने उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया है, तो वो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो उस पर जो रेट हमें दी हुई होगी वो रेट आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट वो चाहिए जो कमीशन देने के बाद आएगा, बट प्रॉब्लम ये कि कमीशन का अमाउंट तो हम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें दो चीजें शामिल हैं, पहला प्रॉफिट और दूसरा कमीशन। तो इसका मतलब हम फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे और फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं।
देखो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक लाख 25,000। रेट ऑफ कमीशन अब आपकी जो कमीशन की रेट आपको दे रखी है वो दे रखी है 5%। कैलकुलेट कमीशन अमाउंट। इफ ए based on profits before charging आपको कमीशन निकालना है ये मानते हुए कि जो कमीशन बेस्ड है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन के प्रॉफिट्स पर है, और बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये दो बातें हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो हमें 5% कमीशन निकालना है, कमीशन को माइनस करने से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका 5%, और एक हमें निकालना है कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए उन प्रॉफिट का 5%। देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको दे रखा है 1.25। मुझे अब एक बात बताइए, आपसे ये बोला गया कि आपको जो कमीशन की रेट लगानी है वो उस प्रॉफिट पर लगानी है जो प्रॉफिट उस प्रॉफिट पर लगानी है जो प्रॉफिट कमीशन को चार्ज करने से पहले है। तो ऑलरेडी आपको वही प्रॉफिट दिया हुआ है जो कमीशन को चार्ज करने से पहले है, तो मैं डायरेक्टली इसी पर कमीशन निकाल दूंगा। तो मैं डायरेक्टली कमीशन निकाल सकता हूं। तो कमीशन हो गया 1,25,000 का 5% इंटू 5/100। सिंपली बस मैंने उसका 5% निकाल दिया। 6250। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक समस्या आई। अब वो बोल रहा है, ध्यान से सुनना, आपको है ना इस प्रॉफिट पर कमीशन नहीं निकालना है, इस प्रॉफिट में से पहले कमीशन लेस करो और जो आएगा उसका 5% कमीशन होना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम हो गई, कमीशन तो मुझे निकालना है तो कमीशन में लेस कैसे करूंगा? लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे पता है कि इस 1,25,000 में क्या दो चीजें इंक्लूड है क्या? एक तो प्रॉफिट और एक उस प्रॉफिट का कमीशन। आप समझ रहे हो? ये जो 1,25,000 है ये कमीशन को डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कमीशन का अमाउंट तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना।
अभी तक हमने इसमें से कमीशन तो माइनस किया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा क्या सर इसमें? इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना, इसी में से तो कमीशन दोगे। मुझे एक बात बताओ, मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसी में से कमीशन जाएगा? यस सर। यस सर। इसका मतलब इसमें ही तो कमीशन जुड़ा हुआ है, इसी में से जब कमीशन हटेगा तो इसका मतलब ये जो 1,25,000 है ये 105 की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? मैं आपको ऐसे बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, चलो मैं आपको यहां पर थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने आपको ये बोला, अज्यूम करो कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट 100 रुपए है। कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट यानी जिस पर मुझे कमीशन निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100 है। अब अगर इस 100 पर आप 5% निकालोगे तो बताओ कमीशन कितना बना? सर 5 रुपए। 5 रुपए। तो मुझे बताओ इस कमीशन को लिए बिना आपका ओरिजिनल प्रॉफिट तो 105 था कि नहीं था? यस सर। आप समझ लो मेरी बात को। मैंने बोला जिस प्रॉफिट पर मुझे कमीशन निकालना है वो प्रॉफिट 100 रुपए था, आफ्टर चार्जिंग वाला। तो जब आफ्टर चार्जिंग पर 5% निकालना है तो 100 रुपए में 5 रुपए का मेरा क्या बन गया? कमीशन बन गया। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 100 रुपए कमीशन को हटाने के बाद है तो पहले कितने रहे होंगे? तो पहले के प्रॉफिट 105 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बस वही बात मैंने कर ली कि मुझे वो पहले के प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,25। अब मुझे उस 1,25 में मुझे ये पता है कि दो चीजें इंक्लूड हैं, कमीशन और प्रॉफिट। तो ये वैल्यू 105 हो गई। इसमें से कमीशन के अमाउंट को अलग कर लो, 1,25 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो कमीशन का अमाउंट आ गया 5952। ये लो, ये कमीशन आ गया। बस यही अंतर है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो आपको सीधे सीधे रेट अप्लाई कर देनी है, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। सर ये जो आपने इस वाले एग्जांपल में 1,25,000 के अपोन में 105 जो लिखा है, अपन 5 के नीचे नहीं लिख सकते क्या? वो तो कैसे ही लिखो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, ये पूछ रहा था। उससे कोई फर्क नहीं, तो भी सॉल्व वैसे ही आएगी। अच्छा। सर हाँ जी बोलो। सर आपने इसमें ये 100 एज्यूम करके फिर किया है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये मान लिया कि आप ऐसे समझो कि जो कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है वो, क्योंकि 5% रेट दी हुई है ना मुझे, हाँ तो मैंने उसको 100 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्योंकि 100 मानने से थोड़ा आसान हो जाता है परसेंटेज निकालना बस, तो मैंने कहा कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो 100 है, और अगर इस 100 पर मुझे 5% देना है तो मेरा कमीशन कितना बना? 5 का। तो इसका मतलब कमीशन देने से पहले मेरे प्रॉफिट 105 हो गए, और उस हिसाब से मैंने कमीशन का अमाउंट निकाल लिया। एक बार लिख लो सर। हाँ लिखो, बिल्कुल ये लो। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग जनरली आउटस्टैंडिंग रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आप जब ट्रेडिंग P&L बनाते हो तो वो ऑलरेडी ईयर एंड के बाद बनाते हो, तो इसका मतलब भाई प्रॉफिट आप कब निकाल रहे हो? जब वो साल खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब अब उस प्रॉफिट पर बेस्ड कमीशन तो आप अगले साल ही दोगे, तो इसलिए मैनेजर्स कमीशन का खर्चा बुक कर दूंगा और उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के नाम से। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये आउटस्टैंडिंग ही क्रिएट होगा, और उसका रीजन है क्योंकि हम ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो ईयर एंड के बाद निकाल रहे हैं, तो ईयर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मैनेजर को अब हम जो कमीशन देंगे वो नेक्स्ट ईयर में ही दे रहे हैं।
तो प्रीवियस ईयर में ईयर एंड पर मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, देखिए मैनेजर्स कमीशन हमारा खर्चा है, तो मैनेजर कमीशन P&L में डेबिट साइड में आ जाएगा। shown as an expenses on debit side of profit and लॉस अकाउंट। और दूसरा, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग के नाम से एंट्री की है तो आपकी लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा। shown as liability side of balance sheet। तो ये आपके पास एक और एडजस्टमेंट था जो कि था आपका कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, कि अगर किसी भी मैनेजर को आप प्रॉफिट पर बेस्ड कमीशन दे रहे हो तो प्रॉफिट दो तरह के हो सकते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 16। एडजस्टमेंट नंबर 16, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस, पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस लौटा देना। जब कोई गुड्स अप्रूवल के बेसिस पर बेचा जाता है, यानी पसंदगी के आधार पर बेचा गया माल, आपने एक कस्टमर को बोला कि भैया तू तो ये गुड्स ले जा, घर पे दिखा, पसंद आए तो रख लेना, पसंद नहीं आए तो वापस दे देना। तो इस तरह जब कोई भी माल बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिएगा, ये कौन है, ये एक शॉप का ओनर है और ये है कस्टमर। ये कौन है, कस्टमर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या हुआ कि ये जो शॉप ओनर है इसने इस कस्टमर को 80,000 का माल बेचा अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल बेसिस पर माल बेचा कि भैया तुझे पसंद आ जाए तो तू इस माल को अपने पास रख लेना, नहीं तो मुझे वापस दे देना। अब जानते हो जब ओनर ने कस्टमर को अप्रूवल के आधार पर माल बेचा तो इसने क्या किया होगा, इमीडिएटली अपनी बुक्स में सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया होगा।
क्योंकि ये मान के चलेगा कि कस्टमर को माल पसंद आ जाएगा, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, ये अपने पास उसी समय पर एक एंट्री पास कर लेगा। When goods sold on अप्रूवल बेसिस, तो एंट्री क्या डालोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। सर मतलब इसने अभी पैसे नहीं दिए क्या इसको और शॉप ओनर को? भाई अभी तो माल ही पसंद आएगा तो रखेगा ना, वो पैसे कैसे दे जाएगा? इसने बोला तुझे माल पसंद आए तो रखना, तब पैसे की बात आएगी। अभी तो पैसे कैसे देगा भैया, तुझे तो मैंने माल ही इसलिए दिया है, तू घर पे दिखा, घर वालों को सबको पसंद आ जाए तो कंफर्म कर देना कि भैया तू माल रख रहा है, और अगर तुझे लगता है कि माल पसंद नहीं आया तो माल लौटा देना मुझे। तो फिर सर माल जैसे पसंद नहीं आएगा तो फिर ये एंट्री, इस एंट्री का क्या होगा फिर? करेंगे ना, अभी अपन आगे चलते हैं, अभी बात करेंगे। ये तो पहले अच्छा, तो अपनी एंट्री तुरंत पास कर देगा, कस्टमर टू सेल्स, ओके सर। ये मानते हुए कि इसे माल पसंद आ जाएगा। लेकिन अब ईयर एंड तक क्या हुआ, सुनना ध्यान से। इस कस्टमर के पास 80,000 का माल है। इस कस्टमर ने बोला कि भाई देख, इसमें से 40,000 का गुड्स तो मुझे अच्छा लगा, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। इसने हां भर दिया कि भैया मैं ले लूंगा, और जो रिमेनिंग 40 है वो अभी तक नॉट अप्रूव्ड है, नॉट येट अप्रूव्ड। नॉट येट अप्रूव्ड है। ये कस्टमर बोल रहा है यार 40 का माल तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम रख लेंगे। मुझे एक बात बताओ, कस्टमर ने जैसे ही अप्रूव किया, क्या अब ये एक्चुअल सेल बन गई? यस सर। लेकिन सेल की एंट्री तो आप पास कर ही चुके हो, तो क्या दोबारा करोगे क्या अब एंट्री पास? नहीं सर, सर यहाँ पे अमाउंट नहीं से वो सर। कर देंगे अपन। अरे रुको रुको, कुछ नहीं करेंगे, रुको, तसल्ली, अभी रुको। इस 40,000 की बात कर रहा हूं, अभी कुछ मत करो। क्या ये 40 इस 80 में इंक्लूड है क्या? यस सर। क्या ये 40 जिसकी अप्रूवल आ गई है, क्या इस 80 में इंक्लूड है सर, है। हाँ सर, है? इंक्लूड है। इस 40 की तो कोई एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि 40 की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, कोई एंट्री नहीं करूंगा। प्रॉब्लम आ गई इस माल पर। मुझे बताओ, ये माल जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, क्या उसे आप अपनी सेल्स मान सकते हो क्या? नो सर। लेकिन आपने तो वो 40 भी रिकॉर्ड कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ सर, कर दिया। तो भैया इमीडिएटली कैंसिल करो उस 40 को। अच्छा। आप समझ रहे हो, अकाउंटेंसी में आप है ना काटा पीटी नहीं कर सकते हो कि सॉरी 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 80 की जगह अब मैं 40 कर दूं काट के। अकाउंटिंग का एक ही रूल है, डेबिट एंट्रियां गलत हो गई तो क्रेडिट डालो एंट्रियों को, इन एंट्रियों में चेंजेस नहीं करोगे आप। अब आपको ये पता लगा कि भैया इस 80 में से 40,000 का माल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो एंट्री को कैंसिल कर दो ना। कैंसिल करने के लिए क्या करूं? अच्छा सर, मतलब कैंसिल एंट्री कर देंगे अपन एक और। बिल्कुल। अच्छा। गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड, एंट्री डालूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स। कितने से? 40,000 से 40,000। ये लो, अब अपने आप ही नेट इफेक्ट सही हो गया कि नहीं हो गया? कि Yes, sir. मैंने इनिशियली 80 की सेल बुक की थी, 40 की सेल मैंने रिवर्स कर दी, तो इसका मतलब मेरी जो सेल्स हुई वो केवल कितनी हुई? 40,000। 40,000। 40,000। लेकिन अब एक और समस्या हो गई। जानते हो, अगर ये सेल्स तो कैंसिल कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि क्या इसका मतलब ये माल वो है जो अभी तक बिका नहीं है?
सर 40,000 वाला तो बिक गया ना। अरे अरे भाई देखो तो सही, इस 40 की बात कर रहा हूँ जो नॉट येट अप्रूव्ड है। हाँ ये तो नहीं बिका सर। अरे तो नहीं बिका तो क्या मेरे स्टॉक में शामिल नहीं होना चाहिए? शामिल तो नहीं। ना भाई शामिल तो समझ नहीं लो मेरी चाहिए बात को, सर। ध्यान से सुनो। मैंने शुरुआत में 80,000 का माल उसे उठाकर दे दिया, ये मेरा गोडाउन है, मैंने गोडाउन से 80,000 का माल निकाल कर दे दिया, चला गया। अब उसमें से 40,000 तो अब वो हमेशा के लिए वही रखेगा, मैंने अपनी इनकम भी बुक कर दी। यस सर। बचे हुए 40 की, ध्यान से सुनना, इस बचे हुए 40 की सेल तो कैंसिल कर दी ना मैंने, हाँ सर वो तो कर सेल दी। कैंसिल कर दी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो माल अभी जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है तो वो मेरा ही? यस सर। तो भैया मेरा ही है, तो उसे इमीडिएटली बुक्स में लिखो, यानी एंट्री करूंगा स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट। मेरे पास गोडाउन में नहीं पड़ा, मैं अपना स्टॉक थोड़ी लिख रहा हूं भाई, है मेरा, बट पड़ा किसके पास है? तो कस्टमर के मैं पास। बोलूंगा स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ, क्योंकि भैया मेरा जब ट्रेडिंग बनाऊंगा तो सेल्स कम हो गई तो मेरा स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको एक अलग से हेडिंग में लिख दिया जाता है, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। कितने अमाउंट पर लिखूंगा? 40,000। नहीं, जानते हो इस 40 का ही तो नहीं हुआ है। प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। हाँ सर प्रॉफिट भी इंक्लूड। लेकिन आप जब अपने क्लोजिंग स्टॉक में लिखोगे तो प्रॉफिट थोड़ी लिख सकते हो आप, यस सर। प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें आपका 20% प्रॉफिट ऑन सेल है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस है, यानी जब माल बेचते हो तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स कमाते हो, तो ये 40,000 की सेल्स में 8,000 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। सर एक बार दोबारा बता दो। जब आपने माल बेचा था तो प्रॉफिट जोड़ के बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? यस सर। सिंपल सी बात है, जब आप माल बेच रहे हो तो प्रॉफिट जोड़ के बेच रहे हो। अब वो माल जब बिका ही नहीं तो क्या प्रॉफिट को बुक कर सकते हो क्या? नो सर। तो आपको अपने स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना होगा, यानी ये एंट्री जब आप करोगे तो प्रॉफिट हटाओगे और केवल कॉस्ट पर एंट्री डाल दोगे। तो एंट्री डल गई 32,000। ये सर ये आई नहीं एंट्री सर, ये वाली एंट्री नहीं आई, अमाउंट नहीं आया सर। मतलब अमाउंट कैसे आया सर ये 32,000? हाँ वो पूछो। एंट्री तो समझ आ गई ना, मैंने स्टॉक को डेबिट कर हाँ दिया, सर। ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया। यस अब सर। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कितने का माल था जो उस कस्टमर के पास पड़ा हुआ है? सर 40,000। लेकिन क्या 40,000 में मेरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ था कि नहीं था? सर जुड़ा हुआ। होगा ना। आप सर सोचो जुड़ा जब हुआ आप तो। माल बेचोगे किसी को, तो माल बेचोगे तो प्रॉफिट जोड़ के ही उसे प्राइस बताओगे ना। हाँ सर वो तो जोड़ के ही बताएंगे। तो इसका मतलब इस 40,000 में दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यस सर। हो गई। मैं ये बोल रहा हूं ये प्रॉफिट तो तभी बुक हो सकता है ना जब आप उसे बेच दोगे। यस सर। लेकिन अभी तो आपने बेचा ही नहीं है, तो आपने सेल्स तो कैंसिल कर दी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपका स्टॉक कितने से बढ़ाओगे? आप अपने स्टॉक में प्रॉफिट भी जोड़ोगे या स्टॉक को कॉस्ट पर बढ़ाओगे? सर कॉस्ट पे बढ़ाएंगे ना। तो बिल्कुल मैं भी वही बोल रहा हूं, स्टॉक में जब शामिल करोगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस शामिल करोगे। यस सर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो मैंने ये बोला कि अगर आपने 20% प्रॉफिट कमाया हुआ है तो 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000। 8,000। तो 8,000 अगर प्रॉफिट है 8,000। तो कॉस्ट कितनी हो गई? सर 30,000 32,000। तो 8,000। 32,000 से मैंने एंट्री कर दी। बोलो आया पॉइंट समझ में? हाँ यस सर। क्लियर? तो अब इसका ट्रीटमेंट जानते हो क्या यस हुआ? सर। एक तरफ तो आपने क्या किया, मतलब सर जो उसके पास पड़ा हुआ माल उसमें उसमें से तो हटाया सर प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, जो उसके पास पड़ा है और अप्रूव नहीं हुआ
क्योंकि वो माल अब मेरा ही है। भाई जब आपने अभी तक अप्रूवल ही नहीं दी तो मेरी सेल कैसे बुक हो सकती है? तो मैंने सेल को कैंसिल किया, और सेल को कैंसिल करने के साथ साथ ये माना कि ये माल अब मेरा ही माल है। तो अगर ये माल मेरा ही है तो मेरे स्टॉक में भी तो जोड़ूंगा। तो बताओ ट्रीटमेंट क्या करोगे? जानते हो इसके दो ट्रीटमेंट क्या हो गए इसके? ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स सेल वैल्यू of goods not yet approved. Sale value of goods not yet approved should be deducted from sales. जो गुड्स अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है उसकी सेल वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे सेल्स में से। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स not yet approved should be included in closing stock. और जब हम अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो जो माल अप्रूव नहीं हुआ है उसकी केवल कॉस्ट अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, सेल्स में से तो पूरा माइनस होगा। समझ रहे हो? सेल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स होगी, लेकिन जब इंक्लूड करने की बात आएगी क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड केवल उस माल की कॉस्ट होगी। ये दो ट्रीटमेंट आप फाइनल अकाउंट्स में करोगे। जो माल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है ट्रीटमेंट केवल उसी का होगा, ठीक है? उसकी सेल वैल्यू को सेल्स में से डिडक्ट कर दो और उसकी कॉस्ट को क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। और एक और ट्रीटमेंट है, जानते हो जब सेल कैंसिल की थी तो डेटर भी कम करने पड़ेंगे आपको। सेल्स कैंसिल हुई तो डेटर भी तो कम करोगे। यस सर। तो डेटर को भी आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में कम करना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट लिख लो, डेटर्स must be reduced by sale value of goods not yet approved. ये लीजिए, ये आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा किसको लेकर? अगर आपका कोई भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है। देख लीजिए आराम से इसको। मैंने विद एग्जांपल लिया, पूरा डेटा लिया, एंट्रियां भी आपको वैसे ही समझा दी मैंने लिख के विद अमाउंट, और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आपका ये ट्रीटमेंट इस चीज का हो जाएगा। बताइए क्लियर है? यस सर।